माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सभासदों, सभा से आए अतिथिगणों का मैं सदन में स्वागत करती हूँ तथा आज की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा करती हूँ। महासचिव जी, नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाए। मैं कुमारी साक्षी, जो भिवानी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुई है, को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञा करेंगी? मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगी। मैं कुमारी साक्षी, जो युवा संसद भिवानी में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुई हूँ, मैं इस वर्ष शपथ लेती हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगी। देश की प्रभुसत्ता, अखंडता एवं एकता को बनाए रखने के लिए जिस पद को ग्रहण करने वाली उसका श्रद्धापूर्वक पालन करूंगी। LED अब मैं आगरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद कुमार अदम्य को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा करेंगे? आप किस भाषा में प्रतिज्ञा करेंगे? इंग्लिश। I, Adamya Raj, having been elected a member of the Youth Parliament, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established. I will uphold the sovereignty and integrity of India, and I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter.
मैं चलो आगे वहाँ पे बस कुछ भी कहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी सदन से नए मंत्रियों का परिचय करवाएं। अध्यक्ष महोदया, मुझे आपको बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार में कुछ नए मंत्री जुड़े हैं। आप हैं कुमारी ईशु महिला एवं बाल कल्याण विभाग मंत्री, आप हैं कुमारी मुस्कान रक्षा मंत्री, आप हैं कुमार विकास कानून मंत्री। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्यों, सदन की कार्यवाही शुरू करने से पूर्व मैं आप सभी को अत्यंत दुखद समाचार से अवगत कराना चाहती हूँ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से राष्ट्र को अपूर्णीय क्षति हुई है। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में देश की सेवा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक कुशल प्रशासक, महान अर्थशास्त्री एवं पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। मैं उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अध्यक्ष महोदया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 ईस्वी को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के दार गांव में हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा पंजाब, कैम्ब्रिज व ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उन्होंने अपने ज्ञान में प्रतिभा के कारण देश के आर्थिक व प्रशासनिक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका निधन 26 दिसंबर 2024 को हुआ। राष्ट्र उनके योगदान को सदैव सम्मान व कृतज्ञता के साथ याद रखेगा। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके द्वारा तथा प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई श्रद्धांजलि में स्वयं को शामिल करते हुए बताना चाहूंगी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी निश्चय ही एक महान अर्थशास्त्री व राजनीतिज्ञ थे। 2004 से 2014 तक वे भारत के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री जी के रूप में उनका व्यक्तित्व अत्यंत शांत, सरल व सौम्य था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष व भारत के वित्त सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। 1991 ईस्वी में भारत के वित्त मंत्री जी के रूप में उन्होंने देश में महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका निधन न केवल सदन में देश के लिए बल्कि पार्टी में व्यक्तिगत रूप से मेरी पार्टी के लिए भी काफी दुखदायी है। देश उनके योगदान को सदैव कृतज्ञता के साथ याद रखेगा। अब मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करें। मास्टिव जी शोक संदेश शोक संतप्त परिवार को भेज दिया जाए। जी अध्यक्ष महोदया, शोक संदेश की एक पर्ची प्रभावित परिवार को भेज दी जाएगी। माननीय सभासदों, आपको यह सूचना देते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि आज हमारी संसद की शोभा बढ़ाने हेतु विदेशी मेहमान के रूप में डेनमार्क की प्रधानमंत्री कुमारी शैया तथा ब्राजील की राष्ट्रपति कुमारी स्नेहा आए हुए हैं। मैं सदन की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब प्रश्न काल आरंभ होता है। मास्टिव जी, प्रश्न सूची में आज का एजेंडा सदन में बंटवा दिया जाए। जी अध्यक्ष महोदया, प्रश्न सूची में आज का एजेंडा सभासदों में बंटवाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 101 विपक्षी सदस्य कुमारी गरिमा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि पंजाब राज्य में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति व ड्रग तस्करी की समस्या पर आपने क्या कदम उठाए हैं? युवा निर्माण के
किसी भी देश का भविष्य होता है, यह समस्या काबू आने की बजाय बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब राज्य में हर वर्ष 7500 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है। नशा तस्करों करने वाले लोगों को कानून का कोई डर नहीं है। इस दिशा पर गृह मंत्रालय को उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। मंत्री जी अपनी स्थिति स्पष्ट करें। माननीय गृह मंत्री जी, और फोकस उस पर करना मुझे लग रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने विपक्षी साथी को ये बताना चाहूंगी कि सरकार नशा तस्करी को गैर जमानती अपराध बनाने के लिए कानून लेकर आएगी। यह समस्या केवल पंजाब की नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे सभी राज्यों की है। कल ही दिल्ली में नाइजीरिया के विद्यार्थी को स्मोक के साथ पकड़ा गया। नशा तस्करी या नशे के प्रयोग करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नशीले पदार्थों से निपटने के लिए माता पिता समाज के साथ सोशल मीडिया से भी ठोस पहल करने का अभियान चलाया जाएगा। गृह मंत्रालय इस समस्या को लेकर गंभीर है। सरकार के प्रयासों के परिणाम राष्ट्र के सामने होंगे। कोई अनुपूरक पर्सन? माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि आज का युवा ड्रग तस्करी और नशे की लत की ओर जा रहा है। सरकार ने तस्करी और नशे को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं? हमारा पूरा विपक्ष मंत्री जी की बात से संतुष्ट नहीं है। प्रधानमंत्री जी अपनी स्थिति स्पष्ट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। अध्यक्ष महोदया, मेरे पक्षी साथी द्वारा युवाओं में बढ़ रही नशे की लत एवं ड्रग तस्करी की जो चिंता जाहिर की है वह काबिले तारीफ है। हमारी सरकार ने युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति व ड्रग तस्करी को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। नारकोटिक ड्रग्स 1985 के तहत न्यूनतम सजा को 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। वह सरकार नशा तस्करी को गैर जमानती अपराध बनाने पर भी विचार कर रही है। वह नशा तस्करी के नेटवर्क पर नजर रखने के लिए प्रति विद्यार्थी को जागरूक किया जा रहा है। स्कूलों में भी एंटी ड्रग सेल्स गतिविधि की जा रही है। नशा तस्करी में लगे कुछ भ्रष्ट राजनीतिज्ञों एवं अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार राष्ट्र को नशा मुक्त बनाने के लिए एवं देश का भविष्य यानी युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए अपने अथक प्रयास कर रही है। अंत में मैं विपक्ष का ध्यान राष्ट्रीय मैत्रीगण ग्रुप की पंक्तियों पर दिलाना चाहूंगी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, और विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। धन्यवाद। पर्सन संख्या 102 विपक्षी सदस्य कुमारी संजना। माननीय अध्यक्ष महोदया, कर्मचारी किसी देश की रीढ़ होते हैं। देश की सारी व्यवस्था को कर्मचारी ही संभालते हैं। मैं सदन के माध्यम से देश के कोने कोने में उठने वाली कर्मचारियों के संगठन की आवाज की ओर वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगी। पैसे निकालने के नियम बड़े कठोर, मेडिकल फैसिलिटी का स्पष्ट प्रावधान नहीं, 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के रूप में केवल मात्र 750 से 2500 रुपए तक मासिक पेंशन। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले अर्धसैनिक बल भी इसी स्कीम के तहत आते हैं। रिटायरमेंट के बाद जो 60% राशि मिलती है उस पर टैक्स देना पड़ता है। क्या सरकार पूरा जीवन देश की सेवा में लगाने के बाद भी बुढ़ापे में इस प्रकार का खिलवाड़ करेगी? मंत्री जी अपनी स्थिति स्पष्ट करें। माननीय वित्त मंत्री जी। अध्यक्ष महोदया, मैं मेरे विपक्षी साथी को अवगत कराना चाहती हूँ कि पेंशन योजना पिछली सरकार द्वारा लागू की गई थी। सरकार कर्मचारियों की हितों की चिंता करती है। 10 दिसंबर 2018 को कैबिनेट बैठक में सरकारी अनुदान को 10% से बढ़ाकर 14% करने का निर्णय लिया गया। इस विधि में 2019-20 में सरकार पर 2,840 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकार कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। 1 अप्रैल 2025 से एनपीएस के साथ यूपीएस के रूप में एक योजना लेकर आई है, जिसमें कर्मचारी अपनी सेवा अवधि में अपने अनुदान को देखते हुए अपने लिए सही विकल्प चुन सकती है। कोई अनुपूरक पर्सन? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा करती है, परंतु यह सही नहीं है। पिछले दिनों आपके विभाग से कर्मचारी के रिटायर होने पर उसकी पेंशन मात्र 1250 रुपए बनी है। बताइए महोदय, उसका परिवार इतने पैसों में इस
भाई में अपना गुजारा कैसे करेगा। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, समाज सुधार की पहल जरूरी है, छत मिले हर गरीब को काम महल जरूरी है, खुशियाँ अमीरों को हिम्मत देना है खुदा, गरीब के घर में भी चहल पहल जरूरी है। माननीय वित्त मंत्री जी। अध्यक्ष महोदया, मेरे सम्मानित साथी द्वारा कर्मचारियों के लिए जो चिंता जाहिर है उसके संबंध में बता देना चाहती हूँ कि पिछले दिनों मंत्रिमंडल बैठक में इस पर विचार किया गया। हमने पेंशनभोगी ही नहीं बल्कि लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाकर लोगों को स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं का निराकरण किया है। कर्मचारियों द्वारा जमा राशि को उनके सेवाकाल में 2 बार या अधिकतम 25% तक निकलवाया जा सकता है। यूपीएस में 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी को उनके औसत मूल वेतन का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाता है। कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके जीवन साथी को सुनिश्चित पेंशन का 60% हिस्सा पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाता है। आसन संख्या 103 विपक्षी सदस्य कुमारी अनिता। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से महिला एवं विकास मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था उसका क्या? आज बेटी को महिला पर होने वाले अत्याचारों के आंकड़े चुकाने वाले हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश में 107 महिलाएं प्रतिदिन रेप की शिकार हो रही हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 13 वर्षीय नाबालिग के साथ लगातार 5 दिनों तक अलग अलग होटल में 32 लोगों द्वारा बलात्कार किया गया। एक अन्य घटना में कोलकाता के बारी इलाके में 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ हत्या व रेप का गंभीर मामला सामने आया। महोदया, भले ही हमारा देश भाषा, धर्म का क्षेत्र का विविधता भरा हो, लेकिन मासूम लड़की के साथ अवांछित एवं बलात्कार जैसी घटना में बिल्कुल एक जैसा नजर आता है। आखिर कब तक बेटियां दरिंदों की हवस का शिकार होती रहेंगी? सरकार जवाब दे। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं मेरे विपक्षी साथी को बताना चाहती हूँ कि जो निष्क्रियता के आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह बेबुनियाद है। हमारी सरकार आने से पहले दिल्ली में एक निर्भया कांड जैसी घटना घटित हो चुकी है। हमारी सरकार देश की बेटियों को लेकर बहुत ही चिंतित है। उनकी सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए हमने दुर्गा शक्ति ऐप लॉन्च किया है, जिससे पीड़िताओं को तुरंत सहायता मिलती है। हरियाणा में एक कहावत है, जब बाढ़ खेत को खाने चले तो बचेगा क्या? रक्षक ही भक्षक बने बैठे हैं, बच्चे की सुरक्षा तो हमारी समझ से परे है। प्रधानमंत्री जी अपनी स्थिति स्पष्ट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। अध्यक्ष महोदया, मेरे विपक्षी साथी द्वारा बेटियों की सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण में कोताही बरतने की सरकार पर जो आरोप लगाए गए हैं वे सरासर गलत है। हमारी सरकार ने बेटियों की सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण के लिए अच्छी योजनाएं लागू की हैं। महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर, सीबॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म महिलाओं की सहायता के लिए भी बनी है। साथ ही नारी अदालत एवं मिशन शक्ति के द्वारा भी बेटियों की सुरक्षा की पहल की गई है। मैं विपक्ष से कहना चाहूंगी कि पहले सरकार द्वारा लागू की गई पहलों के बारे में जान लें, उसके बाद सरकार पर उंगली उठाएं। आसन संख्या 104 विपक्षी सदस्य कुमारी रितु। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऐशो आराम की चीजें सस्ती हो रही हैं, जबकि जरूरत की सभी वस्तुएं खाद्यान्न सामग्री महंगी होती जा रही है। महोदय, पेट्रोल डीजल व एलपीजी की तो पूछे मत, इनकी कीमतें भी आसमान छू रही है। आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। महंगाई को लेकर लोग रो रहे हैं और सरकार सो रही है। वित्त मंत्री जी अपनी स्थिति स्पष्ट करें। माननीय वित्त मंत्री जी। अध्यक्ष महोदया, मैं मेरे विपक्षी साथी को बताना चाहती हूँ कि आज के युग में ऐसा कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जो वैश्वीकरण से जूझता है, जिसके कारण विश्व व्यापार दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है। मैं अपने अजीज मित्र को यह बताना चाहती हूँ कि देश के 140 करोड़ लोगों को हर सुविधा उपलब्ध कराना देश का लक्ष्य है। ये सब तो करने में वक्त लगता है, क्योंकि किसी कवि ने कहा है, पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत तो हम बदल नहीं सकते ऐ मेरे दोस्त, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में बनाने में वक्त लगता है। अंतरराष्ट्रीय उतार चढ़ाव के कारण नहीं महोदया, सरकार के भ्रष्टाचार के कारण ऐसा हो रहा है। और मंत्री जी को अपना पक्ष रखने
अध्यक्ष महोदय, सरकार ने वर्तमान बजट में 2024-25 की तुलना में पूंजी व्यय में 7% वृद्धि की है। कुल बजट का 8% हिस्सा सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। महोदय, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के रूप से रूस, यूक्रेन व ईरान अमेरिका युद्धों के कारण भी पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस व खाद्यान्न सामग्री दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। कोई अन्य अनुपूरक प्रश्न? सरकार ने बजट में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों के नाम पर घरेलू उपयोग की सभी चीजों के दाम भी दोगुने कर दिए हैं। मंत्री को बोलने दे। बेरोजगार को कम करने के लिए हमारी सरकार ने कई योजनाएं लागू की है। 1 जुलाई 2026 में वीबीजी राम योजना लागू की है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों को एक वर्ष में 125 दिनों में रोजगार की गारंटी देती है। यह योजना का शासनकाल में जारी मनरेगा का स्थान लेगी, जो इससे एक तरफ जहां ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ संपत्तियों का निर्माण होगा, वही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार भी मजबूत होगा। अब प्रश्न काल समाप्त होता तथा शून्यकाल आरंभ होता है। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि देश के वार्षिक बजट में स्वास्थ्य पर काफी खर्च करने के बावजूद भी आम जनता सुविधाओं से वंचित क्यों है? सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर डॉक्टरों के लिए एक बोर्ड पॉलिसी निर्धारित की है, जिसके अनुसार एमबीबीएस डॉक्टर कोर्स करने के दौरान निश्चित समय तक सरकारी अस्पताल में सेवा देनी होगी। अगर वह सरकार द्वारा जारी हिदायतों का पालन नहीं करता तो उसे 40 से 45 लाख रुपए की हर्जाना राशि देनी होगी। महोदया, इस प्रकार तो डॉक्टरी एक व्यावसायिक पेशा बन जाएगी, न कि सेवा भाव। सरकार की इस पॉलिसी के संबंध में जगह जगह विरोध देखने को मिल रहा है। सरकार इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि सरकार सभी लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाने के लिए ऐसा कर रही है। इसमें सरकार का अपना कोई लालच नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की सिफारिशों के आधार पर इस संबंध में कार्यान्वयन कर दिया है। 2021 में एएनएमसी द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार इस बोर्ड पॉलिसी के तहत प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यह पॉलिसी गरीब परिवारों को तंग करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें राहत पहुंचाने के लिए है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने साथी को बताना चाहता हूँ कि आपकी बोर्ड पॉलिसी के बारे में जानकारी जरूरी है। बोर्ड पॉलिसी की राशि को घटाकर 60 लाख से 30 लाख तथा समय अवधि को 7 साल से 5 साल कर दिया है, जो निश्चय जन कल्याण के लिए लाभकारी है। सांसद कुमारी गरिमा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि आज फिर एक बार हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। हमारा पड़ोसी देश चीन हमारी सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है। ऊपर से सरकार ने अग्निपथ योजना को भी लागू कर दिया है, जिसके अंतर्गत युवाओं को केवल 4 साल का सैनिक सेवा का मौका दिया जाएगा। अग्निवीर योजना से कैसे सीमाओं की सुरक्षा होगी, जब सैनिक की सेवा सुरक्षित नहीं है? सैनिक के अंदर देश पर मर मिटने का जज्बा कहां से आएगा? रक्षा मंत्री अपनी स्थिति स्पष्ट करें। रक्षा मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि भारत व चीन के बीच विवाद का मुख्य कारण भारत व चीन की सीमा है। महोदय, लद्दाख से लगता प्रदेश अक्साई चीन क्षेत्र, जिससे चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की है। अरुणाचल प्रदेश में भी भारत व चीन में झड़प हुई है। हाल ही में भारत के सैनिकों ने चीन के सैनिकों को काफी हानि पहुंचाई। हमारे सैनिकों पर हमें गर्व है, क्योंकि वे कहते हैं मर मिटेंगे हम अगर भारत का ये आदेश है। जिंदगी प्यारी है, लेकिन सबसे प्यारा देश है। महोदय, भारत ने अपने सैनिक तथा सैनिक परिवारों का ध्यान रखते हुए कई विशेष योजनाएं चलाई हैं। रही बात अग्निपथ योजना की, तो इस योजना के फायदे ही फायदे हैं। करीब करीब हर परिवार को सेना में जुड़ने का मौका मिलेगा। अच्छी सैलरी के साथ साथ नौकरी छोड़ते वक्त सेवानिधि पैकेज भी दिया जाएगा। इस योजना में
इस योजना के तहत 25% अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण का लाभ भी प्राप्त होगा। माननीय सभासदों, अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। विपक्षी सांसद कुमारी अनीता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान किसानों की बस्ती पर दिलाना चाहती हूँ। महोदय, भारत गांव का देश है, इसकी आत्मा गांव में बसती है। लगभग 80% जनसंख्या प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है। सरकार किस मुंह से आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का ढिंढोरा पीट रही है, जब इस देश का किसान गरीबी, बेबसी व गर्भ से आहत होकर आत्महत्या कर रहा है। महोदय, ऐसा क्या कारण है कि देश का किसान स्वयं की मजबूरी के कारण किसान बन गया, लेकिन अपने बेटों को किसान नहीं बनाना चाहता। महोदय, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 1950 में 50% था, जो कि 2025 से 26 में घटकर 18.8% रह गया। महाराष्ट्र लगातार देश में किसान आत्महत्या के मामले में पहले नंबर पर बना हुआ है, जहां 2025 में 366 किसानों ने आत्महत्या की है। किसानों के लंबे समय से एकजुटता के कारण 2020 में पारित कृषि कानून 2022 में सरकार द्वारा वापस लिए गए, लेकिन अभी भी एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं मिलने तथा किसानों पर लंबित मुकदमों के कारण किसान अभी भी सरकार से नाराज है। हाल ही में प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते के कारण भी किसानों में डर का माहौल बना हुआ है। मंत्री जी, जवाब दीजिए। माननीय कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार किसानों की सहायता के लिए संभव प्रयास कर रही है। गत वर्ष देश में जिन किसानों द्वारा आत्महत्या की गई, उनके आंकड़े सरकार के पास है तथा पीड़ित परिवारों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि मुहैया करवाई गई है। भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो, इसलिए किसान हेल्प डेस्क का गठन किया जाएगा। महोदय, अब मैं बारी बारी से मेरे विपक्षी साथी द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देना चाहूंगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश के सभी पात्र किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना के तहत अब तक 2,000 की 23 किस्तें जारी हो चुकी हैं। किसानों के लिए मंडी व्यवस्था चालू की गई है। अब किसानों को खरीदारों के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। डिजिटल व्यापार में जैविक कृषि से किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है। किसानों के प्रतिनिधियों से सरकार समय समय पर बातचीत कर रही है। वे उनके सभी लंबित भागों पर सरकार प्राथमिकता से काम कर रही है। हमारे विपक्षी साथी बेवजह से राजनीतिक रंग देकर किसानों को भड़का रहे हैं। सरकार देश के कृषि हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है तथा किसी संवेदनशील कृषि या डेयरी उत्पाद से समझौता नहीं किया जाएगा। कृषि व डेयरी उत्पाद क्षेत्र हमारे लिए रेड लाइन है। माननीय सभासदों, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा खत्म होती है। अब विपक्षी सांसद कुमारी गरिमा विशेषाधिकार मामला सदन में रखना चाहती हैं, जिसके बारे में आपने पहले नोटिस दिया है। जी महोदय, दिया है। तो आप अपना विशेषाधिकार मामला सदन में रख सकती हैं। अध्यक्ष महोदय, आज सुबह जब मैं संसद की तरफ आ रही थी, तब मुझे रास्ते में सिविल ड्रेस में पुलिस वालों ने एकांत रोककर परेशान किया। इससे पहले भी जब मैं बाजार जा रही थी, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, वह मुझ पर नजर रखी जा रही है। इससे मुझे न केवल व्यक्तिगत परेशानियां हुई, बल्कि एक सांसद की गरिमा को भी ठेस पहुंची। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से पीड़ित ही नहीं, बल्कि इस बात से चिंतित हूँ कि जिस देश की सांसद के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है, उस देश की आम जनता की इज्जत कैसे सुरक्षित रह सकती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि दोषी व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएं। माननीय सांसद को अपने ऊपर की जा रही उपचर्या का अंदेशा है, साथ ही उनके साथ अपमानजनक व्यवहार भी हुआ है। यह प्रत्येक सांसद के हित से जुड़ा हुआ विशेषाधिकार हनन का गंभीर मामला है। महासचिव जी, उनकी शिकायत उचित माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु विशेषाधिकार हनन समिति को भेज दी जाए। जी अध्यक्ष महोदया, भेज दी जाएगी। कुमारी ज्योति जल एवं संसाधन मंत्रालय से संबंधित आवश्यक दस्तावेज सदन में रखें। महोदया, मैं असम में भारी बारिश और बाढ़ से हुए
में रखती हैं। कुमारी प्रियंका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट सदन में रखें। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी वार्षिक रिपोर्ट सदन में रखती हूँ। कुमार सुमित गृह मंत्रालय के आवश्यक दस्तावेज सदन में रखें। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने राष्ट्रीय मानव आयोग की रिपोर्ट सदन में रखता हूँ। मुझे कुमारी हर्षिता की ओर से काम रोको प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। विषय अत्यंत संवेदनशील व युवाओं से जुड़ा है। अध्यक्ष महोदय, नीट जैसे प्रतिष्ठित परीक्षा का लीक होना देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए कलंक है। आज लाखों छात्र सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हमारी मांग है कि इस गंभीर पर जवाबदेही तय हो तथा तत्काल चर्चा हो। अध्यक्ष महोदय, सरकार की इस विषय पर चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार किया और दोबारा परीक्षा करवाई। हम देश हित व युवाओं के हितों के लिए हर प्रयास के लिए तैयार हैं, बशर्ते चर्चा विधिवत नियमों के तहत। चूंकि मामला देश के युवा वर्ग और सुविधापूर्ण परीक्षा प्रणाली से जुड़ा है, जो इसके पक्ष में है वे कृपया हाथ खड़ा करें। अध्यक्ष महोदय, हाँ वालों का बहुमत है। हाँ कहने वालों का बहुमत है। हाँ कहने वालों का बहुमत है। हाँ कहने वालों का बहुमत है। अतः काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी जाती है। विपक्षी सांसद कुमारी हर्षिता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि वर्ष 2026 में 22 लाख अभ्यर्थियों द्वारा नीट की परीक्षा दी गई। लाखों बच्चे इस परीक्षा के लिए 4-5 सालों से महंगे कोचिंग संस्थानों में घर से दूर रहकर तैयारी करते हैं। उनके परिवार वाले खूब परेशानियां सहकर उनको एग्जाम में बैठा पाते हैं, इस उम्मीद में कि ग्रामीण क्षेत्र के गरीब व मध्यम वर्ग के बच्चे अपनी मेहनत के बल पर डॉक्टर बन सके तथा उसी राष्ट्र व समाज की खुशहाली में अपना योगदान दे सके जहां से वे आए हैं। पर हाय रे पेपर लीक, एंटी शिक्षा व्यवस्था व सरकार की लापरवाही तथा भ्रष्टाचार का मारा बेचारा आम नागरिक। क्या गुनाह था उन बच्चों का जिन्होंने पेपर लीक की घटना से आहत होकर अपनी जान दांव पर लगा दी? अरे क्या गुनाह था उन मेहनती माता पिता का जिन्होंने अपने बच्चे के सारे सपने पूरे करने के लिए संसाधन व ऊर्जा उन पर लगा दी? पहले वर्ष 2024 फिर 2026 डिजिटल क्रांति के युग में भी जेन जी को पेपर लीक का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा मंत्री जी अपनी स्थिति स्पष्ट करें। माननीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संसद को यह बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार शिक्षा प्रणाली की सुचिता एवं पारदर्शिता के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध है। हम उसके तहत गए व दोषों के खिलाफ कार्रवाई की। 2024 में पेपर लीक का मामला कुछ ही क्षेत्रों में था, हम उसके तहत गए व दोषों के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन छात्रों के हितों को देखते हुए दोबारा परीक्षा नहीं ली गई। वहीं 2026 में जैसे ही पेपर लीक का मामला संज्ञान में आया, हमने तत्परता से कार्रवाई करते हुए दोषों को पकड़ा व छात्र हितों को देखते हुए 45 दिनों में ही रीनीट का आयोजन करवा दिया। कुमारी संजना। माननीय अध्यक्ष महोदया, इसकी वजह से जो बच्चे आत्महत्या कर गए उनका क्या भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो, उसके लिए सरकार के क्या प्रयास हैं? महोदया, इस घटना से आहत होकर जिन बच्चों ने आत्महत्या की उनके प्रति सरकार की गहन संवेदनाएं जुड़ी हैं। खुद प्रधानमंत्री जी उनके माता पिता से मिले और उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा दी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए एनटीए नीट की परीक्षा को भी जेई की तरह
पेपर फ्री व ऑनलाइन मोड में आयोजित कराने के बारे में विचार कर रहे हैं। धन्यवाद अध्यक्ष। जो सदस्य काम रोको प्रस्ताव पर समर्थन में है वे हाथ खड़ा करें और जो ना चाहते वे हाथ खड़ा करें। अध्यक्ष महोदया, ना वालों का बहुमत है। ना कहने वालों का बहुमत है, ना कहने वालों का बहुमत है, ना कहने वालों का बहुमत है। अतः काम रोको प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाता है। अब विधायी संबंधी कार्य प्रारंभ होता है। अब कुमार विकास सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक 2022 को पुनः स्थापित करने की अनुमति चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक 2022 को पुनः स्थापित करने की अनुमति चाहता हूँ। अब प्रश्न है कि सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक 2022 को पुनः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए या नहीं। जो सदस्य इसके पक्ष में है हाथ खड़ा करें और जो विपक्ष में है वे हाथ खड़ा करें। अध्यक्ष महोदया, हाँ वालों का बहुमत, नहीं वालों के हाथ से कम खड़े हैं। हाँ वालों का बहुमत है, हाँ वालों का बहुमत है, हाँ वालों का बहुमत है। अतः बिल को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाती है। महासचिव जी विधेयक की प्रतियां सदन में बंटवा दी जाए। सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक 2022 का पहला वाचन आरंभ होता है। अब सदन में सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक 2022 पर विचार किया जाएगा। कानून मंत्री महोदय बिल प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदया, मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं कि सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक 2022 पर पुनः चर्चा की जाए। महोदया, विपक्षी ने भी आज यह मुद्दा उठाया था कि सांप्रदायिक विधिमत देश को दिन प्रतिदिन खोखला कर रहा है। आज इसके खिलाफ हर तरफ से आवाज उठ रही है तथा देश का हर नागरिक चाहता है कि सांप्रदायिक रूपी नाक को कुचला जाए। महोदया, देश की आम जनता ही इतनी जागरूक हो गई है तो सरकार भी इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है ताकि गांधी जी का राम राज्य का सपना साकार हो सके। महोदया, मैं यह बात समझाते हुए सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक 2022 को पेश करता हूँ। महोदया, इस विधेयक की मुख्य धाराएं अथवा भाग कुछ इस प्रकार से हैं। भाग 1, यह विधेयक संपूर्ण भारत में लागू होगा तथा अप्रवासी भारतीय और विदेशी जो भारत में किसी भी उद्देश्य से यहाँ आए हैं उन सभी पर लागू होगा। सांप्रदायिकता सौहार्द के लिए 7 सदस्यों का एक प्राधिकरण होगा जिसमें 4 सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय में होंगे। इस तरह का प्राधिकरण राज्य के स्तर पर भी गठित होगा। इस प्राधिकरण को किसी भी शिकायत पर जांच करने, इमारत में घुसने, छापा मारने तथा खोजबीन करने का अधिकार प्राप्त होगा। सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के कार्य में आर्थिक सहायता करने वाला भी व्यक्ति दोषी होगा। संघीय स्तर पर राज्य प्रांतीय सरकारें तथा केंद्र सरकारों को दूसरी जांच एजेंसियां एवं पुलिस उपलब्ध करवानी होगी। घृणा संबंधित प्रचार उन हालातों में अपराध माना जाएगा जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति लिखित या मौखिक रूप में घृणा फैलाता है। किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी जो सांप्रदायिकता के संबंध में अपनी ड्यूटी निभाने में ढिलाई करता है तो उसे भी दंडित किया जाएगा। महोदया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सदन के सभी सदस्य दलगत भावना से ऊपर उठकर इस सदन पर विचार करके इसका समर्थन करेंगे। महोदया, मैं इस विधेयक पर सीधी चर्चा चाहता हूँ। धन्यवाद। अब यह सवाल उठता है कि इस विधेयक पर सीधी चर्चा की जाए या नहीं। जो सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाथ खड़ा करें और जो विपक्ष में वे हाथ खड़ा करें।
महोदया, हाँ वालों का बहुमत है। हाँ कहने वालों का बहुमत है। हाँ कहने वालों का बहुमत है। हाँ कहने वालों का बहुमत है। अतः कल सीधी चर्चा होगी, कल तक के लिए स्थगित की जाती है। सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक का दूसरा वाचन आरंभ होता है। विपक्ष से कुमारी राधा। अध्यक्ष महोदया, प्रकट रूप से विधेयक का प्रारूप रूप देश में सांप्रदायिक हिंसा को रोकने व इस संबंध में दंड दिए जाने के तौर पर नजर आता है, परंतु असल मंशा इसके विपरीत है। यह विधेयक भारत के संघीय ढांचे को नष्ट कर देगा और भारत में सांप्रदायिक असंतुलन को पैदा कर देगा। सांप्रदायिक हिंसा के दौरान किए गए अपराध कानून व्यवस्था की समस्या होती है। कानून व्यवस्था से निपटना राज्य सरकार के अधिकार में आता है। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन में मुद्दे से निपटने का कोई प्रत्यक्ष अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रस्तावित कानून द्वारा केंद्र सरकार राज्य के अधिकारों को हड़प लेगी व राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले विषयों पर कानून बना सकेगी। अतः मैं विधेयक का पुरजोर विरोध करती हूँ। सत्ता पक्ष से कानून मंत्री। महोदया, मेरे साथी सभासद ने यह शंका जाहिर की है कि इसके माध्यम से सरकार भारत के संघीय ढांचे पर चोट कर रही है, परंतु उनकी यह चिंता गैरवाजिब है। महोदया, सत्ता पक्ष कभी भी ऐसा कदम नहीं उठा सकता जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर बनाता है। इस विधेयक के द्वारा राज्य प्रांतीय सरकार की स्वायत्ता को किसी भी स्तर पर प्रभावित नहीं किया गया है। सांप्रदायिकता सद्भावना बनाए रखने के लिए इस कानून की सख्त आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदया, विधेयक के बातों पर हमें ऐतराज है। सांप्रदायिक हिंसा के दौरान धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को भी शिकार बनाया जाता है, परंतु राष्ट्रीय प्राधिकरण या प्रांतीय प्राधिकरण में किसी SC या ST के सदस्यों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा। हम इस विधेयक को कानून नहीं बनने देंगे, किसी भी सूरत में नहीं। सत्तापक्ष से कुमारी रूबी। अध्यक्ष महोदया, शिक्षा को ध्यान में रखा गया है। हमें संकुचित मानसिकता से ऊपर उठकर हित को ध्यान रखना चाहिए। SC ST वर्ग की सुरक्षा के लिए संविधान में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संसद ने भी समय समय पर ऐसे कठोर नियम बनाए हैं, जैसे छुआछूत विरोधी कानून 1976 व 1989 जो SC ST वर्ग की सुरक्षा के सम्मान प्रदान करता है। महोदया, इस विधेयक के प्राधिकरण में जहां तक SC ST वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का प्रश्न है, यह विधेयक समाज में अल्पसंख्यक समुदायों को ही सुरक्षा प्रदान करेगा। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति के केवल सत्ता पक्ष का ही बहुमत है। विपक्ष से केवल एक ही सदस्य लिया गया है। इससे निष्पक्षता की उम्मीद कैसे की जा सकती है? कॉलेजियम से प्राप्त सभी मान्यता राजनीतिक पार्टियों को शामिल किया जाए। सत्ता पक्ष से कुमारी मुस्कान। महोदय, राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति यानी कॉलेजियम पर आपत्ति व्यक्त की गई है। मैं समझती हूँ जनमत सत्ता पक्ष के साथ होता है। आज जो विपक्ष में है वो कल सत्ता पक्ष भी हो सकते हैं। अतः कॉलेजियम में सत्ता पक्ष का बहुमत रहना अनुचित नहीं है। फिर भी इस बिल में विपक्षी को महत्व दिया गया है। विपक्षी का नेता कॉलेजियम का उपाध्यक्ष रखा गया है। उनकी राय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सभी मान्यताएं प्राप्त राजनीतिक दलों को कॉलेजियम में स्थान देने के निर्णय से बहुत कठिनाई होगी। अंततः ये कॉलेजियम बिल्कुल सही है, इसमें और कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। विपक्षी नेता कुमारी सरिता। अध्यक्ष महोदया, सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के नाम पर यह एक ऐसे कानून का प्रस्ताव है जो सांप्रदायिक हितों के लिए सदैव बहुसंख्यकों या हिंदुओं को दोषी मानकर कार्यवाही करेगा। यह कानून बन जाने के बाद यदि कोई व्यक्ति सांप्रदायिक द्वेष फैलाने की शिकायत करता है तो दोषी बहुसंख्यकों या हिंदुओं को ही माना जाएगा। इस प्रकार प्रस्तावित कानून स्थायी रूप से
निर्भोग के मुंह पर ताला लगा देगा। महोदया, अब तक का इतिहास यह बताता है कि गोधरा से लेकर मऊ व उदयगिरी से लेकर मराठा तक की सांप्रदायिक हिंसा ने अल्पसंख्यकों ने ही शुरुआत की थी। अतः यह विधायक भी अल्पसंख्यक समुदाय को तो सुरक्षा प्रदान करता है, परंतु सामुदायिक हिंसा के शिकार बहुसंख्यक समुदाय की कोई सुनवाई नहीं करता। अतः मैं अपने सभी विपक्षी सांसदों के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष छवि वाले सभी सभासदों से आह्वान करती हूँ कि देश की एकता व अखंडता को नष्ट करने वाले, आपसी भाईचारे को समाप्त करने वाले विधेयक का पुरजोर विरोध करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्य ने अभी भी सदन के सामने जो आरोप रखे हैं मैं उनकी सराहना करती हूँ कि उन्होंने इस विषय पर चर्चा की, परंतु उनके तर्कों में सच्चाई से अधिक भ्रम और भय फैलाने की कोशिश अधिक दिख रही है। मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी सरकार कोई भी नीति या कानून किसी एक धर्म, जाति, संप्रदाय को ध्यान में रखकर नहीं बनाती। कानून का उद्देश्य होता है सभी को सुरक्षा प्रदान करना, न कि किसी एक वर्ग विशेष का उत्पीड़न करना। यहाँ मैं देशभक्त शायद मोहम्मद इकबाल की ये पंक्तियां दोहराना चाहूंगी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके गुलिस्तान हमारा। अध्यक्ष महोदया, मैं विधेयक खंड 6 का विरोध करती हूँ क्योंकि इसमें लोक सेवकों के खिलाफ मामला चलाने के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रस्तावित कानून सत्य के लिए नहीं अपितु पीड़ित के हक में काम करेंगे। इसमें पीड़ित व शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखे जाने पर भी आपत्ति है, क्योंकि आपसी व मनुष्य की भावना बढ़ेगी, जिससे सांप्रदायिकता घटने के स्थान पर बढ़ेगी। इससे देश में अशांति फैल जाएगी। अतः मैं अपने विद्वान साथियों से अपील करती हूँ कि वे सभी मिलकर इस विधेयक का पुरजोर विरोध करें। अध्यक्ष महोदया, विधेयक के खंड 6 में सही जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे राज्य के भीतर आंतरिक उपद्रव हो जाए, क्योंकि सरकार भी इसी प्रकार के गठन के लिए उत्तरदायी है। ऐसी दशा में अनुच्छेद 355 का इस्तेमाल नहीं करेगी। इसमें मामले की प्रगति रिपोर्ट शिकायतकर्ता व पीड़ित को बताएगी, ताकि मिल बैठकर शांतिपूर्वक इसका निपटान निष्पक्षता से कर लिया जाए। अध्यक्ष महोदया, विधेयक खंड 7 पर मुझे आपत्ति है, क्योंकि किसी व्यक्ति पर घृणा संबंधी प्रचार का आरोप लगाकर सरकार केस बना देगी। इसमें जब तक वह निर्दोष साबित नहीं होता उसके साथ आरोपी जैसा व्यवहार होगा। इसमें सरकार उन व्यक्तियों को फंसा देगी जो सरकार की आखिरी किरकिरी हो। अतः मैं विधेयक का पुरजोर विरोध करती हूँ। कुमारी सोनिका। महोदया, मुझे खेद है कि विरोधी दल केवल विरोध करने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं और इसे राजनीतिक रंग दे रहे हैं। उन्हें राष्ट्रीय हित की कोई चिंता नहीं। कुमारी अर्पिता। महोदया, हमारा समस्त विपक्ष इस विधेयक की चर्चा से संतुष्ट नहीं है। प्रधानमंत्री जी अपना स्पष्टीकरण दें। माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी बात रखें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभी सम्मानित सदस्यों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश एक बहुधर्मीय देश है। हमारे संविधान ने सभी को समानता के आधार पर निर्भय जीवन जीने का अधिकार दिया है। हमारी मिली जुली संस्कृति ही हमारी ताकत है, परंतु बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 1947 के विभाजन से लेकर अलीगढ़, मुरादाबाद, मुंबई, गोंधरा, मुजफ्फरनगर जैसे सांप्रदायिक दंगों ने हमारे देश की एकता एवं अखंडता को लगातार चोट पहुंचाई है। अध्यक्ष महोदय, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचें कि सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले कौन हैं, और चाहे वो कोई भी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अध्यक्ष महोदय, हम इस विधेयक के माध्यम से SC/ST वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने एवं कॉलेजियम में सभी राष्ट्रीय दलों को शामिल करने का प्रावधान भी कर रहे हैं। अतः मेरा सभी से आग्रह है कि देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित करें। हमारी सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यही हमारी ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। धन्यवाद महोदय। अब सदन की कार्यवाही आगामी कार्य दिवस तक के लिए स्थगित की जाती है।
इस विधेयक की काफी लंबी चर्चा होने के बाद तीसरा वाचन आरंभ होता है। माननीय कानून एवं विधि मंत्री जी। महोदया, मैंने व हमारी सरकार ने सभी सदस्यों के अधिकतर मुद्दों का जवाब दे दिया है। विपक्षी सदस्यों के भी सुझावों को बिल में शामिल किया गया है। मैं एक बार फिर सदन के समर्थन के लिए धन्यवाद करता हूं तथा इस विधेयक को पास करने का निवेदन करता हूं। धन्यवाद। अब प्रश्न है कि सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक 2022 को पारित किया जाए या नहीं। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं हाथ खड़ा करें और जो सदस्य विपक्ष में हैं वे हाथ खड़ा करें। अध्यक्ष महोदया, हाँ वालों का बहुमत है। अंत में हाँ वालों का बहुमत है, हाँ वालों का बहुमत है, हाँ वालों का बहुमत है। अतः विधेयक को 12 के मुकाबले 28 से पारित किया जाता है। अब महासचिव जी विधेयक को दूसरे सदन में भेज दें। अब सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।